मेरा मकसद था जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बहादुर मतदाताओं का धन्यवाद करना। उन्होंने बड़ा अच्छा मतदान किया है। हालांकि फसल का टाइम था, कोरोना का भी था, मंडियां चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगभग 69% के आसपास मतदान हुआ है। और ये मतदान विकास के लिए हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, वही जो पुरानी उसकी नीतियां हैं, जाति पाति की राजनीति करना, इलाकावाद की राजनीति करना, वो मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं हुआ और उसने दब के भारतीय जनता पार्टी जजपा के कैंडिडेट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी पहलवान हैं, भाई योगेश्वर दत्त, उसके लिए मतदान किया है। और बड़ौदा हल्का बहुत लंबे वक्त के बाद बनी बनाई सरकार के अंदर एक योग्य विधायक को भेजकर विकास की रफ्तार में भागीदारी बनेगा और निश्चित तौर पर बड़ौदा का और गोहाना का विकास गुड़गांव की तर्ज पे होगा। जो हमारी सरकार ने नीतियां बनाई हैं कि यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, IMT बन रही है, जनता बुटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम मंजूरी दी है, महिलाओं के कॉलेज हैं, धान का मिल की मंजूरी दी है, पंचायतों में सुधार के लिए बहुत सारे ग्रांट दी है और लोगों में स्पष्ट इच्छा दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस नीति पे चलते हुए, उस नीति में विश्वास करते हुए बड़ौदा हल्के के मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है। मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि बड़ौदा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं प्रभारी था और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पहली बार इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे गांव हैं, चमन के चमन, किसानों का क्षेत्र है, इसमें कमल खिलेगा। और पिछले बहुत दिनों से कांग्रेस ने खासकर भ्रमित करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करती रही, अधिकारियों को शिकायत करती रही, कभी अधिकारियों की शिकायत की। और कांग्रेस की मानसिकता को देखिए, कभी तो उसने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि हम शराब बांट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को शराब बांटने की आदत बहुत पुरानी है। कभी उसने कहा कि हम सिलेंडर बांट रहे हैं। कांग्रेस को इस तरह की गतिविधियां करने की आदत पुरानी है। कभी कांग्रेस के ने ये आरोप लगाया कि हम पैसे बांट रहे हैं। और हद तो जब होगी, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मतदान के लिए पर्चियां कंप्यूटराइज निकाल के दे रहे थे, उस पर एलिगेशन लगा दिया कि हम मशीन हैकिंग कर रहे हैं। अगर मशीन हैकिंग हो जाती तो फिर कांग्रेस को सोचना चाहिए, फिर पैसे बांटने की, सिलेंडर बांटने की, शराब बांटने का लांछन क्यों लगाया उन्होंने। वो अपना ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने क्या लांछन लगाना है। जितने हथकंडे कांग्रेस अपनाती रही है भूतकाल में, वो सारे लांछन हमारे ऊपर लगाए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बड़ौदा हल्के के बहादुर मतदाताओं का कि उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से विकास की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा सरकार और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं किसान हितैषी, उनमें पूरा विश्वास जताया है। और हमें पूरा विश्वास है मतदाताओं के निर्णय पर कि उन्होंने अच्छा निर्णय दिया है और बहुत ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। कितने मार्जिन से आपको लगता है दलाल साहब? अच्छा मार्जिन होगा। नहीं, अच्छा कितना? हाँ, 10, 25 हजार, 50 हजार, 45? देखिए, ये काम तो
गिनती पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि हम जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे। दूसरे पे कांग्रेस है। बाकी सीधा सीधा मुकाबला है, और जगह वोटों का बंटवारा नहीं है, 2 ही जगह वोट गए। तो ये बीजेपी ने इतने प्रतिशत वोट आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए बीजेपी। तो ये टाइट वाइट जो मुकाबले की बात थी वो कुछ नहीं है सर। नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर कभी कैंडिडेट जीता ही नहीं था। हमारा कैंडिडेट पहली बार जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भाई योगेश्वर दत्त कमल खिलाने में सक्षम हैं, और उन्होंने कमल खिला दिया है। एक तरफा जीत मानते हो? जीत होती है, एक तरफा दो तरफा जीत तो होती नहीं। पहले तो कह रहे थे ना कि एक ही तरफा चल रहा है अभी भाजपा के पक्ष में। नहीं, शुरू से हमारा आकलन शुरू से 3 महीने से मैं लग 2.5-3 महीने से लगा हुआ हूँ। हमें मतदाताओं पर पूरा भरोसा था। मतदाता विकास की जो योजनाएं थी उसमें हिस्सेदारी करना चाहता था। मतदाता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जाहिर करना चाहता था, और दूसरी तरफ हमारे विपक्षी जो थे उनको भरोसा था कि भाई इलाके की चौधर, जाति पाति और इस तरह के उनके नारे थे। उनके पास बताने के लिए उनकी सरकार रही, कोई ऐसी योजना नहीं थी कि उन्होंने इस इलाके के लिए कोई अच्छा काम किया हो, और ना ही उन्होंने कोई भविष्य का रोड मैप दिखाया था। सत्ता में हिस्सेदारी दोगे इनको? सत्ता में हिस्सेदारी, हमारा विधायक आ गया, मंत्रिमंडल की है वो काम हमारा मुख्यमंत्री जी का है, और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा है कि बड़ौदा हल्के की हिस्सेदारी जरूर होगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मतलब प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। प्रतिनिधि भाजपा का विधायक चुन जाता है पहली बार, तो उसका सरकार में हिस्सेदारी होगी। ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र था। इस इलेक्शन के लिए ही उसने उठापटक कर रखी थी, किसानों को भड़काने की कोशिश की। हमें वक्त जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे करके, शुरू में तो कुछ कांग्रेसी किसान के रूप में आए और हमें कभी काले झंडे दिखाते थे, कभी हाय हाय करते थे, कभी रास्ता रोकते थे, और तरह तरह के प्रपंच उन्होंने किए, लेकिन उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं हुई। और हम किसानों के लिए दिखाने में कामयाब रहे कि उनकी फसल बिक रही है, एमएसपी भी है, बाजरा बिक रहा है, धान बिक रही है, कपास बिक रही है, मंडियां चालू हैं। जो प्रचार दुष्प्रचार कांग्रेस ने किए थे वो उन किसान के सामने थे कि मंडियां भी चालू हैं, बाजरा भी बिक रहा है, धान बिक रहा है, कपास बिक रही है, सीधा पैसा किसान को जा रहा है। तो किसान को तसल्ली हुई, ये सब कांग्रेस का ड्रामा था, किसान का इससे कोई मतलब नुकसान होने वाला नहीं था। जो केंद्रीय कानून आए हैं उससे किसान को कोई तकलीफ नहीं है। अब तो चलो चुनाव हो गया, वोट भी पड़ गई, आप वहाँ प्रभारी रहे, ये बताओ कि मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा 2 तरह का था मतदाता के सामने। एक तो या तो झूठी चौधर के उसमें जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुराने जो थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनका गांव सांगी से अगला गांव हमारा हल्का शुरू हो जाता है। वो अपने इलाकावाद की, जातिवाद की, झूठी चौधर की राजनीति करना चाहते थे। या तो उधर जाए, या मतदाता के पास ये था कि एक जो हरियाणा में अच्छे विकास करने वाली सरकार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिसने बड़ौदा हल्के के अंदर भी खूब विकास किया है, और संभावनाएं बहुत हैं बड़ौदा के और गोहाना इलाके के विकास होने की, कि उसमें हिस्सेदारी करे। तो मतदाता ने चुना है कि जो आज की सरकार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वो अच्छा काम कर रही है, और उसमें वो हिस्सेदारी करने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं, जो हमने वायदे नहीं किए, हमने जो लोगों से मांग की है, 2-3 चीज़ों को छोड़ के सब चीज़ें मंजूर कर दी हैं। एक आईएमटी का मामला है, जो जिसमें ज़मीन का इकट्ठा करने का मसला है, और एक यूनिवर्सिटी का जो असेंबली में बिल अगले, क्योंकि उसके कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुक गया था। तो 2 ही चीज़ हैं, बाकी चीज़ हमने सब कर दी है उसमें। फिर मैं कहता हूँ ये अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस ने कर रखा था। कांग्रेस को नतीजे आने के बाद में कांग्रेस को इस धरने करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी,
क्योंकि किसान जो है वो इस चीज़ से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है। केंद्रीय बिल से, केंद्रीय कानून से किसान को लाभ है, किसान को नुकसान नहीं है। सर, जिसमें से पंजाब पड़ोसी राज्य है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर विरोध हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है पंजाब में तो सही मायने में सरकार और विपक्ष दोनों मिलके वो इसका विरोध कर रहे हैं, और वो किसान के हित के लिए नहीं, निजी हितों के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, प्रभुत्व जो है पंजाब में नेताओं का ज़्यादा है मंडियों में, और वो अपना हित देखना चाहते हैं, और आम गरीब किसान का शोषण जो कितने सालों से होता आया उसको जारी रखना चाहते हैं। पंजाब ने पास किया है बिल कि भाई 3 साल की सज़ा हो जाएगी एमएसपी से नीचे कोई अनाज नहीं बिकेगा तो, और उसमें उसने सारी फसलें नहीं ली, सिर्फ 2 फसलें ली हैं, धान और गेहूं की, जो केंद्र सरकार करती है। और उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई धान मान लीजिए या गेहूं मान लीजिए, मशीन से निकालते हैं आधा कट जाता है, मैं जो एमएसपी से खरीद होने ये केंद्रीय जो परचेज है उसमें नहीं आ पाता, उसको पंजाब का किसान आज 100-200 रुपये 300 रुपये नीचे में किसी को बेच देता है। अब कोई खरीदार होगा नहीं तो वो किसान जो है, या तो पंजाब गवर्नमेंट कहे कि हम 12 मास मंडी चलाएंगे, 12 महीने की 12 महीने धान की परचेज भी करते रहेंगे, गेहूं की परचेज भी करते रहेंगे, तब तो ये बिल पास करने का कोई पर्पज़ होता है। अगर वो 2 महीने करके तो 10 महीने किसके हवाले छोड़ रहे हैं? फिर किसान को अपना अनाज हरियाणा के मंडियों में लेके आना पड़ेगा, और हरियाणा में उसको बेचारे को और भी कम कीमत मिलेगी। सीएम जो है सर, जो सीएम है पंजाब के, वो भी धरने पर हैं आज इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात जो है वो नहीं हुई, दिल्ली में उनका धरना है, क्या किस तरह से देखते हैं? ये सब एक राजनीतिक प्रपंच है। उन्होंने, मैं कहता हूं कि असेंबली में बिल पास किया था, उसको अमेंड करें और उसमें ये कहें कि हमारी जो खरीद है, गेहूं 12 महीने मंडी में सरकार खरीदेगी, धान 12 महीने सरकार खरीदेगी, तब तो इस बिल का, और बाकी की जो फसलें हैं, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, जैसे बाजरा या हरियाणा खरीदता है, कपास, उनकी परचेज भी जारी रहेगी। उसकी एक इंटेंशन इस बात से पता चल जाती है कि वो हेडलाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन किसान हित में कोई फैसला नहीं करना चाहते। और दूसरी बात यह है कि आज हरियाणा के अंदर हमने लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास बाजरा खरीद लिया। पिछले साल 3 लाख खरीदा था, उससे पहले 1.5 लाख खरीदा था। और राजस्थान गवर्नमेंट, जहां पंजाब की पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार है कांग्रेस की, वहाँ 1200-1300 रुपये बाजरा बिक रहा है, हम 2150 अपने किसान को दे रहे हैं। उनको पंजाब का बाजरा हमारे यहाँ आ रहा है, पंजाब में बाजरा नहीं खरीद रहे, पंजाब में ना मूंग खरीद रहे हैं। तो ये जो केंद्र की परचेज है, 2 ही आइटम एफसीआई की परचेज होती है सेंट्रल पूल के लिए, उसको भी खराब कर दिया उसके भी किसान को। पंजाब को चाहिए कि कम से कम इन 2 को तो 12 महीने मंडी करे, और 1.5 महीना जो केंद्र की परचेज है उसके लिए चलने दे, बाकी टाइम पंजाब सरकार करे। मंत्री जी, आपके जो सारा विपक्ष है, कल से शुरू होने वाला जो पार्टी सत्र है, इसमें प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, आएंगे, देखेंगे, किसान हित ऐसी कोई काम होगा तो हरियाणा सरकार उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन जो बिल आए हैं, केंद्र से आए हैं, वो 100% किसान हितैषी हैं। नहीं तो प्राइवेट मेंबर बिल, अगर उसमें से कोई अच्छा सुझाव होगा तो विचार करेंगे, नहीं होगा, अगर राजनीतिक हेडलाइन बनाने के लिए होगा तो उसमें विचार नहीं करेंगे। एक ये बताएं, प्रणाली को लेकर फिर दोबारा हल्ला मच रहा है दिल्ली का, यही है कि जो पोल्यूशन है हरियाणा और खासकर पंजाब का तो नाम नहीं ले रहा, ये जो प्रणाली के इस दफ़े कितने मामले आपने दर्ज किए, कितना जुर्माना आपने किया? बहुत थोड़े मामले हुए हैं इस प्रणाली के। हरियाणा का एग्जैक्ट नंबर तो मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि मैं इलेक्शन में कल तक बिजी था, लेकिन हरियाणा का किसान बड़ा जागरूक हो गया है, खुद ही पर्यावरण के प्रति, मौसम के प्रति जागरूक है। और हमने जो स्कीम दी है, इसको पर्यावरण खराब ना हो उसके लिए मशीन दी है, उसके लिए पराली को प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं की हैं, पराली को खरीदने की व्यवस्थाएं की हैं, उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। और हरियाणा में पंजाब के मुकाबले तो 20% भी केसेस नहीं होते।
न किसान के लिए कोई मार नहीं होगी। किसान के लिए हम किसान की पराली को हम खरीदेंगे, किसान को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑर्डिनेंस का किसान से कोई मतलब होगा ही नहीं। ये दिल्ली, ये मैं आपको डाटा भिजवा दूंगा। पराली हमने खरीदना शुरू कर रखा है। पराली आज पराली बेचना किसान के लिए लाभ का सौदा हो गया है। पहले ये घाटे का होता था। जो पराली काटने की कॉस्ट है उससे ज़्यादा की पराली बिकती है आजकल। और ये हमारे यहाँ बिजली के मिल भी लग गए हैं, तूड़े की भी डिमांड में आ गई है। गुजरात में पैकेजिंग मटेरियल में भी पराली का उपयोग हो गया है, और ये एथेनॉल वगैरह में भी इसका वो प्रयोग होने लग गया है। आगे आगे आने वाले वक्त में पराली से भी किसान को अच्छा खासा लाभ होगा। हमारे लिए किस लिए चुनौती है? जब हमने पराली के लिए लाभकारी मूल्य देंगे, पराली बेचेगा किसान, तो हमें हमें पर्यावरण से खराब होने में हमारी क्या भागीदारी होगी? हरियाणा का किसान को अगर उसको किसी भी चीज़ का लाभकारी मूल्य, आपके घर में किसी चीज़ का पैसा मिलता है, पुराने कपड़े भी बिक जाते हैं, तो कोई आग थोड़ा लगाता है। जब प्रबंध नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तब किसान बेचारा बेचता, आग लगाता था। लेकिन हमने किसान को बहुत जागरूक किया है, और हरियाणा में बहुत कम हो गई हैं घटनाएं। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, सरकार को सदन में घेरने के लिए कैसे सेशन क्या रणनीति है, क्या तैयारी है सरकार? हम तैयार हैं। सरकार कहीं बैकफुट पे नहीं है, हर चीज़ के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, और विपक्ष के हर चीज़ का हम स्वागत करेंगे। और एक जरूर करते हैं कि विपक्ष जो है हरियाणा हित की चीज़ें उठाएं, पार्टी हित से ऊपर उठे, एक विकास की जो गति देने वाली बात है उसमें सहयोगी बने, और हर चीज़ का हम जो है उनको स्वागत करेंगे। ये कृषि बिल का ऐसा था, कुछ लोग समझ रहे थे कि भाई ये किसान के नाम पे राजनीति करो, तुम्हारा इतिहास में नाम हो जाएगा। निगाह कुर्सी पे, राजनीति किसान के नाम पर। लोग, मेरा सोचना ये है कि राजनेता को कुर्सी पहले चाहिए। नहीं, उन्होंने किसान का तो मुद्दा कोई उठाया नहीं। हुआ तो हमारी निरंतर प्रक्रिया है। हैं? जाता वो जेजेपी के बारे में नहीं जानता क्या है क्या नहीं है। हमारे पार्टी में तो ऐसा कोई मामला नहीं है। दूसरी पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहता। तो ये आपकी कोई जानकारी में है कि कितने बिल जो हैं सत्र में लाए जा रहे हैं? बिल आएंगे कम से कम। क्योंकि 5 दिन पहले विधायकों को, मंत्रियों को घर पे ऐसा है कि मैं रात के 10 बजे आया हूँ। मैं आज अब काम शुरू किया है। अब पिछले 2 महीने से मैं गांव में घूमता रहा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि 5-6 बिल जरूर आएंगे। तो जीत से आपको लगता है कि जिस तरह आपने ताबड़तोड़ मेहनत करी, मैंने कोई बड़ी रैली नहीं की। कम से कम 400 जगह मैं गया हूँ, और मैं छोटा सा मंत्री हूँ, और मेरी 30-40 आदमी की मेरे बैठके किए, और बैठके किए अगले के घर में जाके, और उनको समझाया और मैंने अपना भाषण नहीं दिया, मैंने अगले की बात छोड़ के जवाब दिया। मेरी कंपेनिंग का तरीका अलग था। मैंने कोई भाषणबाजी कम से कम दिए हैं, स्टेज पे कम से कम गया हूँ, किसानों के घर में गया, किसानों के खेत में गया, और उनसे पूछा कि आप पूछो, आपको कोई भ्रांति है मंडी के बारे में, एमएसपी के बारे में, किसी हमारी नीति के बारे में, उनके पूछ के जो सवाल नोट करके फिर उनको जवाब दिया। और उसी का परिणाम यह है कि किसान जो है, उम्मीद हमें पूरी है कि किसान ने हमें आशीर्वाद दिया। तो मेरा ये मतलब था कहने का, क्योंकि इतने संकट में आप किससे निकाल के लाओगे? संकट कोई नहीं था। संकट ये था कि भ्रमित कर रखा था। कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, किसान को बदनाम करने के लिए अपने कांग्रेसी सड़कों पर जाम करके हल्ला कराना चाहती थी, दंगे कराना चाहती थी, जैसे नाम किसान का या बिचौलियों का साथ देना चाहती थी। तो जिन्होंने नाजायज़ लाभ उठाया है, किसानों का शोषण किया है, ये वो शक्तियाँ लगी हुई थी। किसान के पास तो सड़क पे बैठने के लिए वक्त नहीं है। मेरा तो सर सवाल ये था अभी, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा
तो आपको लगता है कि कोई रिवार्ड मिलेगा, कद और बढ़ेगा? मेरे रिवार्ड मिल रखा है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, मुझे ये काफ़ी है मेरे लिए। और किसानों की सेवा करके मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है मिले कोऑपरेटिव ना। मुझे किसान के लिए करने के लिए मैं खुले दिल से लगा हुआ हूँ और मुझे एक आत्म संतुष्टि होती है कि मैं किसान का बच्चा हूँ, खुद किसान हूँ और किसान के लिए जो भी अच्छा हो सके वो मैं करूँ। थैंक यू जी।